बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत गर्दिश कर रही है। ये कुछ सहाफ़ी हैं, एक दो उनकी तरफ से ये ख़बर ब्रेक की गई थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी 22 मेरा ख़्याल है 22 तारीख को, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया था हुकूमत की तरफ से, और उनको TTP के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनके बारे में उनसे उन्होंने कुछ ब्रीफिंग लेनी थी। लेकिन जो मीटिंग ख़त्म हुई, मीटिंग ख़त्म होने के बाद 3 अफराद की आपस में अलग से मीटिंग हुई। इसमें एक आर्मी चीफ थे हमारे, एक जनरल फैज़ हमीद साहब थे जो 11 कोर जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, और उसके बाद हमारे जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, इन तीनों की बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। मीटिंग से पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी जिसमें वज़रा भी शामिल थे, बाकी लोग भी शामिल थे, उसमें तो जो बातें हुई वो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी आपको कि उसमें किस तरह से जो शहबाज शरीफ थे और उनके जो वफाकी वज़रा थे जिन्होंने चापलूसी करने की कोशिश की हमारी जो अस्करी क़यादत है उसकी, तो उनको कैसे वहाँ पर शटअप कॉल दी गई और कहा गया कि आप अपने काम से काम रखें। उसके बाद नाज़रीन, जब ये अलग से मीटिंग होती है, इसमें क्लेम किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र दी जनरल फैज़ हमीद साहब को कि आप दोबारा से ISI के चीफ बन जाएं और हमारे लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, और इस ऑफ़र को मुबैना तौर पर उन्होंने ठुकरा दिया। ये खबरें हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, एक दो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई है। नाज़रीन, यहाँ पर 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि ISI के जो चीफ हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं आर्मी चीफ, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई अमल दखल नहीं होता। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने आ चुकी है कि जब यही फैज़ हमीद साहब ISI के चीफ थे और बाजवा साहब इनको तब्दील करना चाह रहे थे, इनकी जगह पर ला रहे थे वो नदीम अंजुम साहब को जो कि मौजूदा ISI के चीफ हैं। तो उनको जब लाया जा रहा था तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब से कहा था, क्योंकि फाइनल अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास भेजे जाते हैं पेपर, वो साइन करते हैं, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट हो जाती है, लेकिन बेसिकली इसका जो फैसला है वो आर्मी चीफ ही करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद साहब को भी आप रहने दें, क्योंकि इन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को हैंडल किया है, फाटा में होने वाली जंग को ये हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए इनके पास बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफ़र को 2-3 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, उसके बाद आप बेशक इनको तब्दील कर रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने ये बात नहीं मानी, और वहीं से असल में इमरान खान और बाजवा साहब के दरमियान में इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ISI का चीफ जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्मी चीफ करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने किस हैसियत में उनको ऑफ़र की कि मैं आपको ISI का चीफ लगाता हूँ, आप वापस आएँ, हमारे लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले आपको ISI का चीफ बनाया जाएगा, और अगर आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, PTI को तोड़ा, इसको आने वाले इंतखाबात में आपने हराया, सिर्फ 50 या 60 सीटों तक इनको महदूद कर दिया, तो हम आपको अगला आर्मी चीफ भी बना देंगे। नाज़रीन, यह सोचने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब किस हैसियत में ये सारी बातें कर रहे थे, या फिर ये बातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे या कि आर्मी चीफ के साथ थे, उनके में इसमें कोई मुदाखलत थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की बात होती तो वो तो शहबाज शरीफ साहब अपना को बंदा भेज कर भी, जैसे पहले वो गेट नंबर 4 पर जाते रहते हैं छुप छुप कर भी और आज़ादाना तौर पर भी, तो वो किसी बंदे को भेज कर भी या किसी बंदे के इंटरमीडिएट बंदे के जरिए ये मैसेज भेज सकते थे जनरल फैज़ हमीद साहब को कि हम आपके आर्मी चीफ बनने पर राज़ी हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम आपको आर्मी चीफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। और ISI के चीफ की जहाँ तक बात है, वो तो सरासर जो है वो आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव है, उनका ही हक है कि वो उनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गड़बड़ नजर आती है नाज़रीन कि असल में पीछे कुछ और आदमी था शहबाज शरीफ के पीछे। अब लफ्ज़ों में हम बात कर सकते हैं, इससे खुलकर बात नहीं कर सकते। उनके पीछे कोई और आदमी था जो इनडायरेक्टली ऑफर करवा रहा था फैज़ हमीद साहब को। असल में बात यह है कि फैज़ हमीद साहब का IQ लेवल, उनकी जहानत, उनकी काबिलियत और उनकी जो एफिशिएंसी है वो तो सब जानते हैं, सारे मान चुके हैं कि ISI के ज़रिए से अफ़गानिस्तान में हालात को कंट्रोल किया, वहाँ से अमेरिका को शिकस्त दी और पाकिस्तान के हक में हालात साजगार बनाए, ये तो सब जानते हैं। तो नाज़रीन, असल में ये शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र नहीं समझनी चाहिए, ये किसी और तरफ से ऑफ़र आई थी जो कि इनडायरेक्टली उनको कहा जा रहा था। एक बात तो ये है।
दूसरी नाज़रीन बात यह है कि जब ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी गई मुबैना तौर पर, तो उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई कि उस फैसले के ख़िलाफ़ उस फैसले को रिव्यू किया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोटे जितने भी हुए थे इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डी-सीट कर दिया गया था। उसको रिवर्स करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल की गई। इससे नाज़रीन साबित ये होता है कि कोई शख्सियत है ऐसी कि जो हर हाल में इमरान खान साहब को पावर में नहीं आने देना चाहती। हर तरह के जतन किए जा रहे हैं उस इंसान को रोकने के लिए। आर्मी के लिए रोक लें उनको, एस्टेब्लिशमेंट के लिए रोक लें उनको, इलेक्शन कमीशन के लिए रोक लें उनको, अदलिया को मुलवस करके रोक लें उनको, और ये सारे एक पेज पर है नाज़रीन। यहाँ पर आप ये बात जान लें कि इस वक्त इमरान खान अकेला एक तरफ है और बाकी सारे मुल्क के इदारे, ताकतवर इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सारा कह लें आप, सारे इदारे एक तरफ है उस आदमी को रोकने के लिए। तो इसलिए फिर ये पिटीशन फाइल की गई है। उससे अगली बात अब नाज़रीन हम थोड़ी सी बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के बारे में, लाहौर में जो पूरे पंजाब में होने जा रहे हैं। 20 सीटों पर ये इंतखाब हो रहा है और जो सर्वे शो कर रहे हैं, जितने भी सर्वे अब तक कराए गए हैं, उसके मुताबिक पीटीआई 19 सीटें कन्फर्म जीत रही है और बड़े वाज़ेह मार्जिन के साथ जीत रही है। यही तो बात है कि इस सूरत हाल को देखते हुए ही कुछ ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करवाकर वो फैसला बहाल करवाया जाए, जिसमें लोटे सारे बहाल हो जाए, ताकि जो हमजा शहबाज है उसकी हुकूमत बची रहे पंजाब में। क्योंकि अगर इलेक्शन जीत के आती है पीटीआई, ज़िमनी इंतखाबात में 19 सीटें जीत जाती है, कुछ सर्वे तो ये कह रहे हैं 20 की 20 सीटें पीटीआई जीतने जा रही है, लेकिन 19 सीटों पर तो कन्फर्म है, बड़ा वाज़ेह मार्जिन है, बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीतने जा रही है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है तो सबको नजर आ जाएगा कि ये किस तरफ से मुदाखलत हुई है और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। इसको अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। तो इस बात से बचने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करवाई गई है कि अदलिया को प्रेशराइज करके वो फैसला उससे वापस दिलवाया जाए, जो डी-सीट किए हैं उनको वापस किया जाए, ताकि इंतखाबात की नौबत ही ना आए और वो बंदे वहीं के वहीं रहें, लोटे बने रहें, शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को सपोर्ट करते रहें और इन दोनों की हुकूमत कायम रहे। इसलिए नाज़रीन आप देखें, मुल्क को खनर जंगी की तरफ धकेल रहे हैं ये लोग, अफरा तफरी की तरफ धकेल रहे हैं लोग। नाज़रीन मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। वो इसलिए कि जब आप आवाम को और उसके लीडर को और अक्सरियती जमात को आप दीवार के साथ लगा देंगे, हर रास्ता बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर बगावत होगी, फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कि अगर आप बाज़ार में निकल कर देखें, अवाम में निकल कर देखें, तो अवाम के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई है अवाम इस वक्त, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा इस वक्त कर्ब में है। और ऊपर से नाज़रीन जो महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है कि आम आदमी के जीने का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है। इस कदर महंगाई कर दी गई है। रही सही कसर जो सुपर टैक्स लगाया है इन्होंने, और ये कहते हैं हमने बड़े लोगों पर लगाया है। नाज़रीन ये किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बड़े लोगों पर कैसे लगाया? आपने सिगरेट पर टैक्स लगा दिया, सीमेंट पर टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स जिसे सुपर टैक्स कह रही है, स्टील पर टैक्स लगा दिया, मेडिसिन पर टैक्स लगा दिया, केमिकल पर टैक्स लगा दिया, ऑयल एंड गैस पर टैक्स लगा दिया। गालिब मतलब कि हर चीज़, अब देखें इस इंडस्ट्री में जो कुछ बनता है वो आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो जब इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो चीज़ें अल्टीमेटली महंगी हो जाएंगी, तो गरीब आदमी पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो इतने टफ हालात में और फिर आप आवाम को दीवार से लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती नाज़रीन कि आखिर किस तरफ ये मुल्क को ले जाना चाहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि बात भी ना करो, हम जुल्म भी करें और अब खामोशी से बर्दाश्त करते जाओ और बिल्कुल बात ना करो। मीडिया पर अगर कोई बात करता है उसको बंद कर दिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो नाज़रीन आखिर फिर आवाम कहाँ जाए, कैसे अपने जज्बात का इजहार करे, किस तरह से करे? इनके हज़ार कोशिशों के बावजूद भी अवाम इजहार कर रही है और ये इलेक्शन में का इंतज़ार कर रही है अवाम कि ज़िमनी इंतखाबात में वो आपको बता देगी कि अवाम के जज्बात क्या हैं। और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन होने वाले इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होने जा रहे इलेक्शन ये, उनमें भी आपको अवाम आप आईना दिखा देगी। आखिरी बात नाज़रीन ये है कि अभी ये हुकूमत, आपने मीडिया में सुन लिया कि हुकूमत किस तरह से इस मुल्क को बेचने जा रही है।
सारे इदारे इन्होंने बेचने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, सूरत हाल उसी तरफ जा रही है जिसका मैंने भी कई दफ़ा जिक्र किया है पहले, और भी सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है कि आखिर में पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा। ये बात याद रख लें आप कि एंड पे आके पाकिस्तान के एटमी असासों पर बात आ जाएगी और उसी पर ही जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो उनको लाना चाहती हैं, और हमारे हुक्मरान जो है सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत है कि उसी फार्मूले पर अमल पैरा है, और ये हमारे मुल्क को दिवाले तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज का हाल देख लें, डॉलर का रेट देख लें, और आज की खबर ये बता दूं आपको कि पेट्रोल 310 पर जाकर फिक्स होगा, ये तय कर चुके हैं ये लोग। पेट्रोल 310 पर IMF के साथ ये तय कर चुके हैं। इन सारी शराइत पर दस्तखत करने के बाद ही इनको 90 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो मिलने जा रही है। तो नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे मुल्क में इस वक्त, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और अखलाकी तौर पर तो इन्होंने हमें तबाह कर ही दिया है कि सरेआम करप्शन की है, सरेआम लोटाबाजी की है, इन्होंने सरेआम ज़बरदस्ती धोन धांधली कर रहे हैं, और अखलाकियात कहाँ रह जाएगी हमारे मुल्क की इस वक्त। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब से हमारी जान छुड़ाए, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।